अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, उसका नेम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सैटेलाइट किसे कहते हैं। आप लोगों ने क्या इसका नाम है, 9th की क्लास के चैप्टर 5 में पढ़ा था, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर था सैटेलाइट्स के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा होता है वो उसका कहलाता है सैटेलाइट। जैसे कि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो इसलिए चांद जो है वो ज़मीन का एक सैटेलाइट है। तो द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट्स। तो जो सैटेलाइट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और दूसरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, वो सैटेलाइट जो कि कुदरती तौर पर अल्लाह पाक की तरफ से ही, जब से ये यूनिवर्स बनाई गई है, कोई एक प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के गिर्द मूव कर रहा है, वो उसका सैटेलाइट है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो मून है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, देयरफॉर इट इज़ नाउन एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं। साइंटिस्ट ने इनको अपनी आसानी के लिए बनाया होता है। तो इनके बनाने के पर्पसेस क्या हैं, किन मकासद के लिए हम इनको बनाते हैं। लाइक अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चल रही है, हम पाकिस्तान में बैठे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा मैच लाइव देख रहे होते हैं, वो इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत मुमकिन है। जीपीएस सिस्टम हम अपने मोबाइल में ऑन करते हैं, जिससे हम लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं, हमें लोकेशन का पता चल जाता है। गूगल मैप हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों की लोकेशंस को देखने के लिए। इसके अलावा महकमा मौसमियात वाले हमें पहले ही बता देते हैं, वार्न कर देते हैं ऐसा मौसम होने वाला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसकी बदौलत है, इन्हीं सैटेलाइट्स की। तो नेक्स्ट मैं बात करने लगा हूँ तब की, जब ये 20th सेंचुरी के जो सैटेलाइट्स हैं ये नहीं थे, ये 17th सेंचुरी की बात है, जब न्यूटन ने अपना एक थॉट दिया था, अपना एक आइडिया दिया था। वो आइडिया क्या था देखते हैं। जब हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट से, लाइक ये एक कैनन है, उसमें से एक गोले को फायर करते हैं, तो वो क्या करेगा, इस तरह का पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ज़मीन पे आके गिर जाएगा। थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करें तो वो थोड़ा और पाथ बना के फिर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन पे आके गिर जाएगा। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी ख़ास सर्टन वेलोसिटी दे दें कि वो क्या करे, ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर ले, तो फिर वो ज़मीन पे आके वापस नहीं गिरता। उसकी वजह क्या है, जब एक चीज़ ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर लेगी, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है स्पेस में। जब कोई चीज़ अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी तो वहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर वो ज़मीन के गिर्द घूमती ही रहेगी। तो हमें सीखना है वो कितनी कम से कम वेलोसिटी होती है जिससे हम एक सैटेलाइट को, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और वो ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाए। तो बेसिकली वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। आपकी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 भी है, इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ काफ़ी दफ़ा। द मिनिमम वेलोसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, वो कम से कम वेलोसिटी जो कि एक सैटेलाइट को दरकार होती है। मींस ये एक सैटेलाइट है जो इसको वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी ज़मीन के गिर्द इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो इसकी वैल्यू मैंने पहले लिखी हुई है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। मींस एक सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर 7.9 किलोमीटर का
डिस्टेंस 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है तो वो ज़मीन के रेडियस के बराबर सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। तो अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे फार्मूला से, जो मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। आपको मैंने पहले बताया हुआ है सेंटीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तभी मूव करता है जब उसको ज़रूरी सेंटीपिटल फोर्स मिलती है। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला F=mv²/r है, जो कि हमने ड्राइव किया हुआ है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था सेंटीपिटल फोर्स इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, हम मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ फोर्सेस को सेंटीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। लाइक ये एक न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का घूमना ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हम इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। इसी तरह मैंने बताया था जब एक रस्सी के साथ हम पत्थर का टुकड़ा बांध के उसको गोल गोल दायरे में घुमाते हैं तो रस्सी में टेंशन की फोर्स होती है जो कि उस पत्थर के टुकड़े को दायरे में घुमा रही होती है। तो हम उसी टेंशन की फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। तो ये सारा आइडिया न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में दिया, जब ना तो कोई लाइट का तस्वर था ना किसी और चीज़ का था, तो उसकी थॉट थी जो कि बाद में 20वीं सेंचुरी में फुलफ़िल हुई और उसी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने काम किया। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन के गिर्द मूव करता है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो हम यहाँ पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को भी सेंटीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है? जितना किसी बॉडी का वेट होता है उसके ऊपर उतनी ही ग्रेविटी की फोर्स लगती है। F=W, W=mg। द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। मीन्स जब ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगी तभी एक ऑब्जेक्ट ज़मीन के गिर्द घूमेगा। तो सेंटीपिटल फोर्स = ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg m से कट जाएगा, बाकी v²/r बचेगा =g। तो ये जो r इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके g से मल्टीप्लाई हो गया। हमें उस मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी, इसका स्केयर है तो दोनों साइड पे ले लिया स्केयर रूट से स्केयर कट गया, v =gr का स्केयर रूट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ज़मीन के रेडियस के बराबर एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन के गिर्द घुमाना चाह रहे हैं। तो फिर क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर कंसिडर करें तो उसका जो फासला है वो ज़मीन के रेडियस आर के बराबर होगा। तो फिर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे। जी की वैल्यू 9.8 है, आप लोगों को पता है अर्थ की सरफेस पे। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻⁶। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये MCQ में भी आया हुआ है। अगर मीटर पर सेकंड में बात करें तो किलो 1000 के बराबर होता है। 7.9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7900 आ जाएगा। तो इतनी वेलोसिटी से अगर थ्रो किया जाए किसी भी सैटेलाइट को तो वो ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब एक सैटेलाइट जब ज़मीन के गिर्द घूम रहा होगा ज़मीन के रेडियस के इक्वल, तो वो कितना टाइम लेगा अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो S=VT आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ से टाइम निकालना है। V दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। जब एक सैटेलाइट कंप्लीट अपनी रोटेशन करेगा तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो 2πr आ जाएगा डिवाइडेड बाय V। 2π की वैल्यू 3.14 होती है। रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻⁶ और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में पुट करेंगे
7900 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आंसर आता है 5060 मींस इतने सेकंड्स में एक चक्कर मुकम्मल करेगा। अगर इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये 84 मिनट्स आ जाएंगे। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं हम इनको ज़मीन की सरफेस के ऊपर तो मूव नहीं करवाते। अगर ऐसा हो फिर तो ये जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ ये टकराते फिरें, तो इसलिए सैटेलाइट्स को ख़ास बुलंदी पे हेल्ड किया जाता है। तो फिर नीचे मैंने लिखा है एट हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे सैटेलाइट की बुलंदी ज़्यादा होती जाएगी उसकी जो ज़मीन के गिर्द घूमने की स्पीड है वो कम होती जाएगी। क्यों? ड्यू टू द लेस वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है। एट हायर एल्टीट्यूड, जब एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता जाएगा तो जो एक सैटेलाइट अपना चक्कर मुकम्मल करने का टाइम लेगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये बच्चों आपका टॉपिक कंप्लीट। अगले पार्ट में मैं अगला टॉपिक आपको समझाता हूँ रियल एंड अपेरेंट वेट।